नमस्कार स्टूडेंट्स। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों में विषय पर ज्ञानवर्धन अकादमिक समस्या समाधान हेतु ज्ञानदूत कार्यक्रम 2.0 चलाया जा रहा है, जिसमें मैं डॉक्टर पूनम बजाज समाजशास्त्र विषय से आपके साथ जो टॉपिक साझा करने जा रही हूँ वह है समाजशास्त्रीय विधियों में ऐतिहासिक विधि, सोशियोलॉजिकल मेथड, हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ द स्टडी। यहाँ पर हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि मेथड और पर्सपेक्टिव या अप्रोच जो है वह क्या है। मेथड अध्ययन का वह माध्यम है जिसके आधार पर तथ्य या आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जबकि दृष्टिकोण या अप्रोचेज जो हैं अध्ययन की जो उपागम है उसमें किसी समस्या के अध्ययन में समस्या का विश्लेषण जिस आधार पर किया जाता है उसे उसका दृष्टिकोण कह दिया जाता है। इस तरह से हम यह देखते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके बीच में जो अंतर करना है वह बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों परस्पर पर एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अध्ययन की विधियों और दृष्टिकोण को एक ही तरह से हम समझा सकते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र में सामाजिक विज्ञानों के रूप में हम उसे देखते हुए यह अनेक पद्धतियों और दृष्टिकोणों का प्रयोग करता है, जिसमें से हम ऐतिहासिक विधि की बात करने जा रहे हैं। जब हम समाजशास्त्र विषय की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यह बहुत पुराना विषय नहीं है। इसमें सामाजिक घटनाओं और संस्थाओं की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर जब हम यह देखते हैं कि ऐतिहासिक पद्धति या दृष्टिकोण का उपयोग समाजशास्त्र के प्रारंभ में ही होने लगा था और विकासवादी जो चिंतक थे उन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मानव समाज का अध्ययन करना शुरू किया था। जब हम इसकी उत्पत्ति और विकास के अध्ययन की बात करते हैं सामाजिक संस्थाओं की, तो समाजशास्त्रियों को भूतकाल से वर्तमान की तरफ आना पड़ता है और यह समझाने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है कि भूतकाल में वे संस्थाएं किस प्रकार की थी और हम उन्हें वर्तमान के साथ समकालीन समाजों के साथ जोड़कर देखते हैं। समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है और यह सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो मानवीय सामाजिक संरचना और गतिविधियों से संबंधित जानकारी को परिष्कृत करने, उनका विकास करने और फिर अनुभव के साथ उनका विवेचनात्मक विश्लेषण करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करती है। जब हम समाजशास्त्रीय अध्ययनों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि समाजशास्त्रियों ने विकास के नियम, विकास के चरण और उनके परिणामों की चर्चा जो की थी वह सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक संरचनाओं के संदर्भ में की थी। विद्यार्थियों, हम यह भी देखते हैं कि जब भी कोई घटना घटित होती है और वह घटित हो चुकी होती है उसका अपना एक इतिहास होता है। उस इतिहास को जाने बिना घटित घटना को समझ पाना, उसकी व्याख्या और विश्लेषण कर पाना मुश्किल होता है। किसी भी समाज के विकास के सोपान को, स्तरों को समझने के लिए यह विधि महत्वपूर्ण रूप से काम करती है। यहाँ पर जब हम इस विधि को देखते हैं कि ये कैसे जो है वो समाज के अध्ययन में उपयोगी सिद्ध हुई या कैसे यह उपयोग में लाई जाने लगी, तो सबसे पहले डार्विन का जिक्र आता है, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में इस विधि का उपयोग किया था और कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे उद्विकासीय दृष्टिकोण भी कहा था। बाद में समाज में नातेदारी, जजमानी प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली, धार्मिक और राजनीतिक प्रणालियों, सांस्कृतिक संस्थाओं इत्यादि को समझने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा। जब हम यह देखते हैं कि यह पद्धति का उपयोग करने वाले या इस पद्धति का उपयोग करने वाले हमारे प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्ट, दुर्कीम, सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर और भारतीय समाजशास्त्रियों में हम देखें तो एक लंबी फेहरिस्त हमारे सामने आती है। राधा कमल मुखर्जी, आर देसाई, इरावती कर्वे, एस दुबे, प्रोफेसर घुरिये इत्यादि के नाम प्रमुख हैं जिन्होंने इस हिस्टोरिकल मेथड को काम में लिया। जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, जिन्होंने हमेशा ही परिवर्तन की बात आर्थिक संदर्भों में की,
तब वे कहते हैं कि समाज में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको स्पष्ट करने के लिए ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की भौतिकवादी जो व्याख्या है वह प्रमुख रूप से उपयोगी है। जब हम इस विधि की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यह हिस्टोरिया शब्द हिस्टोरिकल उससे बना है, जिसका अर्थ होता है सीख कर या जान कर ज्ञान प्राप्त करना। किसी भी घटित घटना के कारणों को उसके इतिहास में खोजना और उन परिस्थितियों या दशाओं की खोज करना जहाँ वह घटना घटित हुई है ऐतिहासिक विधि कहलाती है। हम यह देखते हैं कि इसके अंतर्गत सामाजिक जो तथ्य हैं उनकी व्याख्या, उनकी उत्पत्ति और उनके क्रमिक विकास की चर्चा जो है वह की जाती है। जब हम इसके उद्देश्यों की तरफ जाते हैं ऐतिहासिक विधि के, तो हम देखते हैं कि जो घटित समस्याएं हैं या घटित घटनाएं हैं उनके ज्ञात कारकों का विवरण इसमें प्रस्तुत किया जाता है, जिनका कि किसी भी घटना के उद्गम, विकास या परिवर्तन से कोई संबंध रहा हो। दूसरे अर्थों में हम यह देखते हैं कि अतीत की सहायता से वर्तमान को समझना ही ऐतिहासिक विधि का उद्देश्य है। और हम यह भी देखते हैं कि इस विधि के द्वारा बहुत सारे अध्ययन जो हैं वह समाजशास्त्र में किए गए हैं। इस विधि के द्वारा सामाजिक संस्थाओं, सभ्यताओं, उस समाज की उत्पत्ति, विकास और बदलते हुए रूपों पर शोध किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि परिवर्तन समाज का जो है वो अवश्यभावी नियम है, लेकिन यह परिवर्तन इतना धीमी गति से घटित होता है सामाजिक संस्थाओं और सभ्यताओं में कि हमें जल्दी से पता नहीं चलता। पर जब हम अतीत के साथ इसकी तुलना करने लगते हैं, ऐतिहासिक विधि का प्रयोग शोध में करते हैं, तब हमें यह परिवर्तन जो है वह दिखाई देता है। तो इस तरह से इस पद्धति से हम मानव के इतिहास का पूर्ण रूप से अध्ययन कर सकते हैं। इस पद्धति में समाज की मुख्य संस्थाओं का गहनता से अध्ययन किया जाता है और यह कहा जा सकता है कि यह ऐतिहासिक पद्धति न केवल घटनाओं का विवरण और वर्णन प्रस्तुत करती है, वरन यह इतिहास के पन्नों में वैज्ञानिकता को भी प्रस्तुत करती है। जब हम बात करते हैं कि यह घटना घटित हुई थी, तब हम जाते हैं वैज्ञानिक विधि की तरफ, क्यों, क्या, कैसे की तरफ। जब हम वैज्ञानिक विधि की बात करते हैं, साइंटिफिक मेथड की सामाजिक घटनाओं में, सोशल फिनोमिना में बात करते हैं, तो हम हमेशा क्या, क्यों, कैसे की बात करते हैं। तो वही जो बातें हैं उनको हम ऐतिहासिक विधि के अंतर्गत, ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत लेते हैं और इस तरह से जो इतिहास की घटनाएं हैं उनको हम साइंटिफिक तरीके से भी देखते हैं। इस पद्धति के जो विभिन्न सोर्सेज हैं कि हम किस तरह से ऐतिहासिक पद्धति के अंदर अपने जो है अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर प्राचीन लिखित साहित्य है और खुदाई से प्राप्त वस्तुएं हैं और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें प्राचीन अभिलेखागारों में मिलते हैं। उनसे हम इन चीज़ों की जानकारी ऐतिहासिक विधि द्वारा शोध जो है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। हम ऐतिहासिक विधि के स्टेप्स की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर भी हम समस्याओं के चुनाव की बात सबसे पहले करते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो कि हम अनुसंधान के चरणों की जब बात करते हैं तो उसमें भी हम इन्हीं चरणों को लेते हैं और सूचना के स्रोतों का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर सेकेंडरी सोर्सेज पर निर्भर रहते हैं, द्वितीयक तथ्यों पर निर्भर रहते हैं जो अध्ययन पहले किए जा चुके हैं या किसी के द्वारा प्रस्तुत तथ्य जो हैं हम उनका उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं और तथ्यों का संकलन इस आधार पर करते हैं। फिर हम उसकी ऐतिहासिक आलोचना करते हैं अपनी समस्या की और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जब हम यह तत्व या तथ्य एकत्रित कर लेते हैं तो उनका वर्गीकरण और संगठन जो है वह किया जाता है, क्लासिफिकेशन और कंपोजिशन उसका किया जाता है और एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो अगले चरण में हम करते हैं। जितने भी तथ्य हमने एकत्रित किए हैं उनके वर्गीकरण और उनके संगठन के बाद में हम उनका विश्लेषण करके उनकी व्याख्या करते हैं कि प्राप्त जो तथ्य हैं उनसे हम किस प्रकार अपने शोध में आगे बढ़ रहे हैं, क्या निष्कर्ष हमारे निकलते जा रहे हैं और फिर हम प्रतिवेदन का निर्माण करते हैं। एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें हम ऐतिहासिक विधि में जो कार्य कर रहे हैं वह पूरा का पूरा हम उसमें लिख देते हैं।
ये जो विभिन्न चरण हैं, इनमें ऐतिहासिक विधि के अंतर्गत शोध कार्य करने वाले विद्यार्थियों को इन सभी चरणों का पालन करना होता है और इस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप जो है अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। हालांकि जब हम इस विधि के महत्व की बात करते हैं तो अतीत में जब भी या जो हमारी भूतकाल में घटित घटनाएं हैं उनकी जानकारी के लिए सबसे पहले ऐतिहासिक विधि या पद्धति का नाम ही लिया जाता है, क्योंकि इसका कारण प्रमुख रूप से यह है कि जो इतिहास में घटित घटनाएं हैं वह हमें उस समय की सामाजिक स्थिति की जानकारी प्रदान करती हैं। जैसा कि M.H. गोपाल जी ने कहा कि कोई भी अध्ययनकर्ता जिसे वर्तमान में विश्लेषण करना है वह इतिहास को नज़रअंदाज नहीं कर सकता और अधिकतर समाजशास्त्रियों ने अपने शोध कार्य में इस विधि का प्रयोग जो है वह किया है। यानी हम कभी भी जब भी शोध के कार्य को करने लगते हैं, घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, जिसके आधार पर हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, जिस भी विधि के आधार पर, तो हम यह देखते हैं कि हम एक बार उसमें पीछे की ओर आवश्यक रूप से जाते हैं। यह देखते हैं कि इसमें इससे पहले क्या कार्य हुआ है और ये ऐतिहासिक विधि में हम पूर्ण रूप से जो है वो इतिहास की घटनाओं की तरफ अपने आप को लेकर चलते हैं। एक शोधकर्ता, एक अध्ययनकर्ता वहाँ तक पहुँच जाता है। तो हम देखते हैं कि इस विधि में विकासशील घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, इतिहास के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की जो व्यापकता है उसको हम इसमें महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने सारे समाजशास्त्रीय अध्ययन जो हैं वो इस विधि के द्वारा किए गए हैं। यानी समाजशास्त्रीय जो शक्तियों का अध्ययन अतीत के किसी समूह के पीछे नहीं किया जाता, बल्कि उस समूह में ही वह शक्तियाँ निहित होती हैं जिसके द्वारा वह अध्ययन किया जा रहा है। हमारा वर्तमान अध्ययन जो है वो अपने अतीत से, भूतकाल से हमें थोड़ा अलग लगता है, भिन्न प्रतीत होता है, जबकि यह वह स्थिति होती है जिसने हमारे आज के स्वरूप को जीवंत बनाया है। और इस प्रकार से जो यह हमारा वर्तमान है यह हमारे भविष्य को आवश्यक रूप से प्रभावित करता है। एक स्कॉलर, एक अनुसंधानकर्ता, एक रिसर्चर जो है वो इन सभी बातों को अपने दिमाग में रखकर इस विधि को उपयोग में लाता है। जब हम इसकी सीमाओं की तरफ जाते हैं या इसके आलोचक जो हैं वो यह कहते हैं कि इस विधि के अंतर्गत विश्वसनीय सामग्री का अभाव होता है, जो रिकॉर्ड हमें मिलता है उसका मैनेजमेंट या प्रबंधन जो है वो प्रमाणित नहीं पाया जाता, प्रलेख जो होते हैं, रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो बहुत विस्तृत होते हैं और जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनका दोहरान संभव नहीं हो पाता है और जो हमें घटनाएं की जानकारी प्राप्त होती है उनकी गणना और माप जो है वो एक्यूरेट रूप में हमें नहीं मिल पाता है। ऐतिहासिक घटनाओं की एक रूपता जो है उनमें भी अभाव पाया जाता है। और फिर आलोचक यह भी कहते हैं कि इसमें आधुनिक समाजों के लिए उचित जो है वो हमें यह विधि प्रतीत नहीं होती है, इसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है और अधिकतर जो अनुसंधान करता है वह अपने अध्ययन के अंदर जब ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करते हैं तो वे काल्पनिक तथ्यों का उपयोग करने लग जाते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था की उत्पत्ति या उसके विकास या जो भी उसके परिणाम आए हैं उसके ऐतिहासिक विकास का पता लगाना जो है वो बहुत कठिन कार्य हो जाता है। और साथ ही साथ यह भी होता है कि जो विकास है उसकी एक निश्चित दिशा है जो सही नहीं है, क्योंकि विकास जो है वो अलग अलग तरीके से घटित होता है। तो इस प्रकार से जब हम अलग अलग संस्थाओं में विकास के क्रम को देखते हैं तो यह हमें एक ही क्रम में दिखाई नहीं देता है, जबकि हम ऐतिहासिक विधि में इसका पालन करते हैं। फिर भी हम कंक्लूजन के रूप में ये बात मानते हैं कि ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग सामाजिक विज्ञानों में जो तात्कालिक घटनाएं हैं उनको अतीत की घटनाओं से जोड़कर देखा जाने के संदर्भ में किया जाता है। और किसी भी समाज की जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वे धार्मिक हैं, चाहे वे आर्थिक हैं, चाहे वे सांस्कृतिक हैं, चाहे वे राजनीतिक हैं, चाहे वे सामाजिक संस्थाएं हैं,
किसी भी समाज की ये संस्थाएं और उनकी संस्कृतियां हैं, उनकी उत्पत्ति और क्रमिक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ऐतिहासिक विधि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विधि के रूप में हमारे सामने आती है। तो विद्यार्थियों, जब हम यह देखते हैं कि समाजशास्त्र में अध्ययन के लिए हम अलग अलग विधियों या दृष्टिकोणों को उपयोग में लाते हैं, तो वहाँ ऐतिहासिक विधि का अपना एक महत्व जो है वो हमारे सामने आता है। और जब हम ऐतिहासिक विधि के में कोई शोध का कार्य करते हैं और हम उसे इतिहास के पन्नों से आधुनिक समाजों तक लेकर आते हैं, तो हम उसके साथ साथ फिर तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से आप समाजशास्त्रीय अध्ययनों में ऐतिहासिक विधियों को देख सकते हैं। धन्यवाद।